नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे नरेंद्र कोहली जी की कहानी एक नई शुरुआत। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए एक नई शुरुआत। घनश्याम दास की तबीयत कल शाम से काफ़ी खराब थी। कोई और समय होता तो शायद वे चारपाई से हिलते भी नहीं। कौन सा अब दफ्तर जाना होता है, पड़े रहते चुपचाप। रिटायर हो जाने का यही तो सुख है। पर चुप पड़े रहने की बात पूरी होती नजर नहीं आ रही थी उन्हें। सहसा उन्होंने ऊंचे स्वर में पुकार कर कहा, सुना तुमने? मेरे लिए 3-4 दातूने भी रख लेना। कौन जाने वहां दातूने मिलें ना मिलें। वे हाँफ कर चुप हो गए थे। वे अधिक चीख चिल्ला नहीं सकते थे। दिल के मरीज के लिए वे सारी बातें खतरनाक हैं जो कल शाम से हो रही थी। वे सोचते जाते थे और दर्द की एक तीखी छुरी उनकी बाईं पसलियों से ऊपर की ओर चलनी शुरू हो जाती थी। उनकी बात का उत्तर किसी ने नहीं दिया था। उत्तर की उन्हें कोई इच्छा भी नहीं थी। वे अपनी पत्नी को काफी अच्छी तरह जानते थे। एक लगभग पूरी की पूरी उम्र कटी थी उसके साथ। वह यदि उत्तर देती तो कोई ना कोई ऐसी ही मूर्खतापूर्ण बात कहती जिससे उनकी तकलीफ बढ़ ही जाती, घटती नहीं। कल शाम से इस घर में कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। किसी ने मजबूरी में किसी से कुछ कहा भी तो बहुत धीमे स्वर में, जैसे ऊंचे स्वर में बोलने से कोई मर्यादा टूटती हो, किसी का अपमान होता हो। इतने ऊंचे स्वर में बोलने की बात तो कोई सोच ही नहीं सकता था जितने ऊंचे स्वर में घनश्याम दास बोले थे। सब चुप चुप थे, अपने आप में डूबे हुए। कौन अधिक दुखी है यह कोई नहीं जानता था, इसलिए कोई किसी को सांत्वना भी नहीं दे रहा था। घनश्याम दास कैसे इतने ऊंचे स्वर में बोल गए? शायद पत्नी के प्रति खींच के कारण। सुबह से वह तैयारी कर रही है और अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। दोपहर 2 बजे वाली बस तो निकल ही गई समझो। उसके बाद वाली भी पकड़ पाएंगे कि नहीं, कहा नहीं जा सकता। देर हो जाएगी शायद। लड़की अकेली जाने वहां किस हाल में होगी। छोटे छोटे बच्चे हैं और फिर इस उम्र में यह सदमा। और यहाँ यह है लड़की की माँ, एक कपड़ा अटैची में रखती है और सिर पर हाथ रखकर रोने लगती है। ऐसे कब तक तैयार होगी यह? उनकी खीज दुख से भी ऊंची चढ़ गई थी कहीं। दुख दबकर तह होकर खीज के नीचे कहीं छिप गया था। शायद इसी कारण वे इतने ऊंचे स्वर में बोल सके थे। पर ऊंचा बोलकर वे पछताए ही थे। क्रोध उनके लिए विष था, विष। क्रुद्ध होते ही जैसे उनके शरीर का सारा रक्त उनके सिर को जा चढ़ता, मुंह लाल सुर्ख हो जाता और एक तरह के नशे में वे कुछ कह जाते, कुछ कर जाते। पर गुस्से का भाटा बहुत दुखदाई होता। क्रोध बाढ़ के पानी के समान जब पीछे हटता तो जैसे कितने ही सांप, केंचुए, कीड़े मकोड़े और भयंकर बीमारियां पीछे छोड़ जाता। घनश्याम दास पस्त हो जाते, जैसे नशा टूटा हो। सांस उखड़ने लगती, छाती में दर्द बढ़ जाता और अंग अंग में दर्द होने लगता। अभी कल सवेरे घनश्याम दास अपनी मुक्ति की बात सोच रहे थे। एक लंबा परिवार पाला था उन्होंने। लगता था जैसे उनके बच्चे न हों। राशन लेने वालों की एक लंबी कतार हो जो खत्म होने पर नहीं आती। वे अपनी पत्नी से मजाक किया करते थे, परमेश्वरी, जब तक तू आखिरी बच्चे को खिलाएगी तब तक पहले को फिर भूख लग चुकी होगी। इतने बच्चे हैं तेरे, नजर मत लगाया करो जी मेरे बच्चों को। परमेश्वरी चिढ़कर कहती, पैदा किए हैं तो उन्हें खिला भी लूंगी, तुम चिंता मत करो। कोई स्वस्थ आदमी भी इतने बच्चों को पालता, पढ़ाता, उनकी नौकरियां लगवाता, उनके ब्याह करता हुआ थक जाता। उन्होंने तो एक लंबा जीवन अपने इस रोगी शरीर के साथ काटा था, पर कट ही गया था। वे अपनी नौकरी में लगे रहे थे और घर में सारे काम होते गए थे।
पिछले वर्ष रिटायर होकर उन्होंने एक बार आंखें खोलकर अपने परिवार की ओर स्टॉक चेकिंग की दृष्टि से देखा था। जरा एक बार हिसाब किताब तो कर लें, क्या क्या हो गया है और क्या क्या करना है, कितनी क्षमता है और कितना समय है। उन्हें अपनी पढ़ाई के दिन याद थे। परीक्षा में समय पूरा होने से आधा घंटा पूर्व जब वार्निंग बेल बजती थी तो वे इसी प्रकार अपना प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका जांचते थे। उलट पलट कर देखते कितने प्रश्न करने हैं, कितने प्रश्न किए हैं, शेष कितने बचे हैं और समय बचा है आधा घंटा। बस वे इसी गति से काम करने में जुट जाते कि आधा घंटे में शेष कार्य पूरा हो जाए, क्योंकि जितना काम आधा घंटे में समाप्त नहीं होगा वह छूट गया ही माना जाएगा और काम का छूट जाना, अधूरा रहना उन्हें पसंद नहीं था। अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देनी चाहिए, बाद में कोई उसका मूल्य चाहे कितना ही आंके। कुछ ऐसी ही दृष्टि से रिटायर होने पर उन्होंने अपने परिवार को देखा था। नौकरी समाप्त हो गई थी। अब उन्हें ना तो किसी नौकरी में एक्सटेंशन मिल सकती थी और ना कोई नई नौकरी ही वे कर सकते थे। नई नौकरी करने की हिम्मत उनमें अब नहीं थी। इसी नौकरी में उनका शरीर घिसट गया, इसी को बहुत मानना चाहिए। बच्चे सब अपनी अपनी जगह पहुंच गए थे। बच्चे थे दो, छोटे दोनों के प्रति उनकी जिम्मेदारी। इन दोनों ने भी शेष बच्चों के समान उनकी बात मानी होती तो उनकी नौकरी में ही ये जिम्मेदारियां भी पूरी हो जाती। पर ये छोटे दोनों अपने अपने ढंग से उनकी बात मानने से इनकार करते रहे थे। बिट्टो ने एमएससी करके नौकरी कर ली थी और शादी को टालती आई थी। राजा बार बार फेल हो रहा था और किसी भी प्रकार बीए पार नहीं कर पा रहा था। यदि वे बिट्टो का विवाह कर देते और राजा को किसी भी छोटी मोटी नौकरी पर लगा सकते तो बात बन जाती। स्वयं अपने और पत्नी के लिए तो उनकी पेंशन भी पर्याप्त थी, वे अपना गुजारा कर सकते थे। हाँ, दिल्ली को छोड़ गांव चले जाते अपने घर पर, मकान का किराया भी बच जाता और दिल्ली की महंगाई से भी बच जाते। पर ये दोनों काम परीक्षा के दिनों की आधा घंटा शेष वाली चेतावनी की घंटी जैसा कुछ बज रहा था। ये दोनों काम यदि जल्दी जल्दी हो जाएं, वर्ष भर के भीतर बिट्टो का विवाह हो जाए और राजा इसी वर्ष बीए करके कोई नौकरी कर ले, बिट्टो के विवाह और वर्ष भर के खर्च का बोझ उनका प्रोविडेंट फंड का पैसा संभाल सकता था। वर्ष भर तो वे अपने इस सरकारी क्वार्टर में भी किसी न किसी प्रकार काट ही जाएंगे। परीक्षा भवन में अंतिम आधा घंटे में वे जिस प्रकार समय के साथ होड़ करते थे, पिछले महीनों में कुछ ऐसा ही समय उन्होंने बिताया था। उस आधा घंटे के संघर्ष और भाग दौड़ के बाद की मुक्ति का सुख, काम पूरा करने का संतोष, अपनी इस परीक्षा से मुक्ति की बात भी कल सवेरे ही सोची थी उन्होंने। बिट्टो की सगाई पिछले सप्ताह कर दी थी उन्होंने। 3 महीनों के भीतर भीतर शादी, फिर रह जाता केवल अकेला राजा। उसका वे क्या करें, उसका कोई हल नहीं सूझ रहा था उन्हें। इस बात की गारंटी कौन देगा कि राजा इस बार परीक्षा में पास ही हो जाएगा, वह बीए हो ही जाएगा और इस परीक्षा में इतने अंक ले ही आएगा कि कोई ढंग की नौकरी कर कम से कम अपना ही बोझ उठा सके। उनकी स्थिति कुछ वैसी ही थी जैसी सारा पर्चा करने के पश्चात 5 अंकों के किसी प्रश्न का उत्तर न आने पर होती थी। इन 5 अंकों का क्या करें, राजा का क्या करें? यदि वह इसी वर्ष के भीतर बीए करके नौकरी पर न लगा तो वे उसका क्या करेंगे और अपना क्या करेंगे? सरकारी क्वार्टर उन्हें छोड़ना पड़ेगा। प्रोविडेंट फंड का पैसा बिट्टो की शादी में चुक जाएगा। फिर वे अपनी पेंशन में 3 व्यक्तियों की गृहस्थी दिल्ली में चला पाएंगे क्या? 5 अंकों के बचे इस प्रश्न ने उन्हें बहुत तंग किया था और इसके विषय में सोच सोचकर कितनी ही बार उनकी तबीयत खराब हो गई थी। दर्द की छुरी बाईं पसलियों से ऊपर की ओर चल पड़ती थी और वे चारपाई पर पड़े पड़े छटपटाते रहते थे। और कल सवेरे ही उन्होंने अपनी मुक्ति की बात सोची थी। उन्हें सहसा ही लगा था कि परीक्षा के 3 घंटे के अंतिम 5 मिनटों में जैसे उन्होंने घबराकर
प्रश्न पत्र उल्टा पलटा हो और उन्होंने पढ़ा हो कि उन्हें 6 में से 5 प्रश्न ही करने थे। एक प्रश्न वे छोड़ सकते थे, कोई सा भी। एक प्रश्न छोड़ देने पर भी उनका पर्चा अधूरा नहीं माना जाएगा। वे राजा की पढ़ाई भी छोड़े जा सकने वाले प्रश्न के समान ही मानेंगे। यदि वह नहीं पढ़ा तो उसका अपना दोष था। उन्होंने अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। वे उसे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे। आज से उस प्रश्न को छोड़ देने का निर्णय कर लेंगे। वे 3 महीनों के भीतर भीतर बिट्टो का विवाह कर देंगे और फिर वर्ष समाप्त होने पर सरकारी क्वार्टर छोड़कर गांव चले जाएंगे। राजा नौकरी करने लगे, दिल्ली रह जाए या कहीं और चला जाए तो ठीक है। कुछ न कर सके, उनके साथ आना चाहे तो शायद जब तक वे जीवित हैं खाना तो उसे दे ही देंगे। और जैसे उनका पर्चा पूरा हो गया था, तनाव से भरे हुए 3 घंटों के बाद की सुख शांति उनके भीतर आ समाई थी। वे बड़े हल्के से हो गए थे। अपने रोगी शरीर को अधिक कष्ट देने का क्या लाभ। उन्होंने सब कुछ ढीला छोड़ दिया था, दिन भर के कड़े परिश्रम के पश्चात आराम की शाम के समान। अब वे तृप्त से थे। बिट्टो की सगाई बहुत धूमधाम से नहीं की थी उन्होंने। धूमधाम की कौन सी बात थी? कौन सा घर में पहला विवाह था? फिर वे रिटायर हो चुके थे। अधिक धूम धड़ाका करने के फेर में पड़ते तो प्रोविडेंट फंड का पैसा वर्ष भर से पूर्व ही दम तोड़ देता। फिर भी घर के सारे लोग, सारे बच्चे आए थे, एक इंदु को छोड़कर। इंदु ने बधाई का पत्र लिख दिया था और लिखा था कि जगदीश, उसके पति बीमार हैं, अतः वह नहीं आ सकेगी। उसने काफी विस्तार से लिखा था कि बिट्टो की सगाई में आने का उसका कितना मन था। वह आती तो सब लोगों से मिल लेती। वैसे तो दिल्ली से चंडीगढ़ कोई बहुत दूर नहीं था, पर फिर भी घर गृहस्थी में से निकलना जरा मुश्किल हो जाता है। सगाई के बहाने ही आ जाती, पर पति को छोड़कर कैसे आती? घनश्याम दास ने भी लिख दिया कि वह जगदीश जी का हाल विस्तार से लिखे, उनके ठीक होने की सूचना शीघ्र दे और बिट्टो के विवाह पर आने की तैयारी अभी से पूरी कर डाले। विवाह के समय वे कोई बहाना नहीं सुनेंगे। सगाई हो गई थी और सब लोग अपने अपने घर लौट गए थे। घनश्याम दास बड़े हल्के और प्रसन्न मन से चारपाई पर लेटे लेटे छत को देख देख कर मुस्कुराते रहते थे। उन्होंने मान लिया था कि वे सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं और गृहस्थी के चक्कर से भी बस अब रिटायर होने ही वाले हैं। 2-3 महीनों की ही बात थी। ये 2-3 महीने भी बस ऐसे ही थे जैसे वेटिंग रूम में बैठा हुआ एक यात्री जिसकी बर्थ गाड़ी में रिजर्व हो चुकी हो। सारा सामान ब्रेक वैन में बुक हो गया हो और वह बैठा घड़ी देख रहा हो कि गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आए तो वह हौले से अपनी बर्थ पर जा बैठे। सारा कुछ हो चुका है, बस समय की बात है। वे बहुधा स्वयं को सूचना देते रहते। पहले दिन में वे एकाध बार राजा को डांट टपट भी कर दिया करते थे, कभी पढ़ाई को लेकर और कभी उसके व्यवहार को लेकर। पर अब उन्होंने उसे कुछ भी कहना छोड़ दिया था। वह उनके सामने पड़ जाता तो उनके भीतर एक चूहल सी मचलने लगती। ऑप्शनल क्वेश्चन है साला, वह स्वयं को सूचित करते और मुस्कुराने लगते। इससे क्या सिर मारना? उन्हें स्वयं अपने ऊपर आश्चर्य होने लगा। आखिर कैसे उन्होंने स्वयं को उससे इतना तोड़ लिया है कि उसके करियर की बात, उसके भविष्य की बात, उसकी पढ़ाई और नौकरी की बात, उसकी कोई भी बात उन्हें विचलित नहीं कर पाती थी। यह सचमुच ही एक रिटायर्ड आदमी का दृष्टिकोण था। और ऐसे ही कल शाम जब वे चारपाई पर लेटे लेटे रिटायर्ड जीवन का रस लेते हुए हल्के हल्के ऊंघ से गए थे कि उन्हें जगदीश, इंदु के पति की मृत्यु का तार मिला था। तार पढ़कर वे चुपचाप बैठे रहे, वैसे के वैसे ही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ क्षणों के पश्चात उन्होंने अपनी धोती के सिरे से चश्मा साफ किया और तार को फिर से पढ़ा। तार पढ़कर उन्होंने परमेश्वरी को पुकारा और अपनी पुकार को सुनकर ही उन्हें पता चला कि वे रो रहे हैं। उनकी आंखों से आंसू गिर गिर कर उनके भौचक से खुले मुंह को नमकीन कर रहे हैं और उनकी आवाज भर्रा ही नहीं गई, फट गई है।
परमेश्वरी भागी भागी आई और उसके साथ साथ ही बिट्टो भी आ गई। राजा को भी किसी प्रकार शायद उनकी आवाज़ सुनकर पता लग गया कि कुछ हो गया है। उन तीनों ने उन्हें घेर लिया था और वे तार हाथ में पकड़े रोते जा रहे थे। बिट्टो ने उनके बढ़े हुए हाथ से तार पकड़ लिया, पढ़ा और बहुत धीरे से बोली, माँ, जगदीश जीजाजी नहीं रहे। परमेश्वरी ने धाड़ मारी और घनश्याम दास को पता नहीं क्या हुआ। वे चीख कर बोले, जाओ, यहां से चले जाओ, मेरा सिर मत खाओ। घर में कुछ देर तक चीखें उठती रहीं, कभी किसी की कभी किसी की, और अंत में सब कुछ मौन हो गया। 3 जने घर के विभिन्न कोनों में बैठकर रोते रहे। राजा छत पर खड़ा खड़ा चुपचाप सिगरेट पीता रहा और आकाश को घूरता रहा। दुख की पहली बाढ़ से उभरकर आंसू पोंछ घनश्याम दास गंभीर हो गए थे। उनकी छाती में बाईं ओर हल्का हल्का दर्द हो रहा था, पर कोई ऐसा तेज नहीं था कि वे उसके बारे में सोचते। वे सोच रहे थे इंदु के बारे में। इंदु अगले जून में आयु के 35 वर्ष पूरे करेगी। अभी उम्र क्या है उसकी, और छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। छोटा लड़का तो अभी कुल 1.5 साल का है। ससुराल कहने को इंदु की एक छोटी ननंद मात्र है, जिसका विवाह 3 वर्ष पहले स्वयं इंदु ने अपने हाथों किया है। सास ससुर देवर जेठ कोई नहीं। वह अब किसके द्वार पर जाएगी, कहाँ जाकर बैठेगी? और शायद जगदीश ने बीमा भी नहीं करवाया था। नहीं, करवाया था शायद, कुछ ठीक पता नहीं उन्हें। प्रोविडेंट फंड भी कितना होगा, जमा पूंजी यदि कुछ भी, तो कितने दिन चलेगा? इस वय में विधवा होने का, पति के बिछुड़ने का दुख जो इंदु को होगा वह तो होगा ही, पर उसका यह आर्थिक पक्ष, अभी तो ढेर सारी जिंदगी पड़ी है, लंबी और संघर्ष से भरी, और 3 बच्चे, उन्हें पढ़ाना लिखाना होगा, पालना पोसना, लड़की का विवाह करना होगा। कैसे करेगी बेचारी इंदु? उसका अब कौन है? और सहसा उन्हें लगा वे यूं ही व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। इंदु की ससुराल में कोई ना सही, मायके में तो हैं, उसके भाई हैं, भाभियां हैं, बहनें हैं, और तुरंत ही उन्हें लगा वे अब गलत सोच रहे हैं। भाई भाभियां ही किसी की जिम्मेदारी उठा सकते, तो उन्हें अपनी बिट्टो के विवाह और राजा की पढ़ाई के लिए इस बुढ़ापे में अपने रोगी शरीर को कष्ट देने की क्या आवश्यकता थी? जिन भाइयों पर छोटे बहन भाइयों की कुछ वर्षों के लिए जिम्मेदारी नहीं छोड़ी जा सकती, उनसे यह आशा कहाँ की जा सकती है कि वे अपनी विधवा बहन और 3 बच्चों की जिम्मेदारी आजीवन उठाएंगे? नहीं, यह संभव नहीं है। तो फिर कौन? उनके सिवाय और कौन? और कोई नहीं, उन्हें ही करना होगा। इंदु उनकी बेटी है, ऐसे समय में वे सहारा नहीं देंगे तो और कौन देगा? वे रिटायर अवश्य हो गए हैं, पर अभी जीवित हैं, फिर वे यह क्यों सोचते हैं कि और कौन? कल सवेरे जल्दी से जल्दी उन्हें जो भी बस मिले उससे चंडीगढ़ चले जाएंगे। जगदीश का संस्कार कर वे इंदु और उसके बच्चों को अपने साथ दिल्ली ले आएंगे। दिल्ली, उन्होंने सोचा, सरकारी क्वार्टर उन्हें छोड़ देना है। वे रिटायर हो चुके हैं, पेंशन उनकी बहुत अधिक नहीं है। प्रोविडेंट फंड का पैसा बिट्टो के विवाह के लिए है, उसका विवाह भी आवश्यक है। जब इंदु का विवाह किया है तो बिट्टो का भी करना होगा, वे उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। प्रोविडेंट फंड का पैसा इंदु के लिए नहीं बचाया जा सकता, बचा भी लिया जाए तो वह कितने दिन चलेगा? उनकी मानसिक अवस्था कुछ वैसी थी जैसी किसी परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरते हुए होती थी। वे 10 बार सोचते थे, उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है ना, वे परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे क्या? पर कभी कभी ऐसा सोचने का अवसर नहीं भी हो सकता। पूरी तरह से तैयारी न होने पर भी परीक्षा में बैठना पड़ सकता है। तब विद्यार्थी यह मान लेता है कि वह परीक्षा के लिए तैयार ही है। इसका अर्थ यह हुआ कि वे सोच रहे थे परमेश्वरी, इंदु और उसके 3 बच्चों के साथ उन्हें नई गृहस्थी शुरू करनी पड़ेगी। राजा भी निश्चित ही साथ रहेगा।
एक बार पहले भी उन्होंने अपनी गृहस्थी आरंभ की थी, पर तब उनके साथ केवल परमेश्वरी थी। तब वे जवान भी थे, उनके सामने लंबा आशामय जीवन पड़ा था। पर अब उन्हें आयु की इस सीमा में पहुंचकर फिर से शुरुआत करनी होगी, एक नई शुरुआत। क्या करेंगे वे? इस बूढ़े रोगी शरीर से वे क्या करेंगे? कैसे कमाएंगे? घर का खर्च कैसे चलाएंगे? गांव जाना बेकार होगा। गांव में कोई ऐसा धंधा नहीं है जिसे वे कर सकें। नौकरी वहां नहीं मिलेगी। जमीन उनके पास नहीं है। जमीन मिल भी जाए तो वे खेती कर पाएंगे क्या? तो फिर तो दिल्ली में ही रहना होगा। पर दिल्ली में रहकर क्या होगा? क्या वे कोका कोला बेचेंगे, पान सिगरेट की दुकान करेंगे, या उन्हें लगा 3 घंटे का पर्चा समाप्त कर वे परीक्षा भवन से निकल ही रहे थे कि उनके हाथ में एक नया प्रश्न पत्र पकड़ाकर परीक्षा भवन में वापस भेज दिया गया है। उनकी टांगें सो गई हैं, झुके झुके रीढ़ की हड्डी चटकने सी लगी है और अंगुलियां लिखते लिखते जड़ हो गई हैं। वे नया पर्चा, पूरे 3 घंटे का पर्चा फिर से कैसे आरंभ कर सकते हैं? पर और हो ही क्या सकता है? सहसा उनका ध्यान भटक गया। वे अपने ही विषय में क्यों सोच रहे हैं? आखिर इंदु की बात वे क्यों नहीं सोचते? इस मृत्यु से सबसे अधिक प्रभावित वही होने जा रही थी। सबसे अधिक उसे ही सहना था। एक विशिष्ट ढर्रे में अपनी जिंदगी के 35 वर्ष बिताकर इंदु को भी फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। अब उसका पति नहीं होगा। वह अधिकार पूर्वक किसी से अपनी आवश्यकताएं पूरी करने को नहीं कह सकेगी। उसके बच्चे किसी चीज के लिए मचल कर जिद नहीं कर सकेंगे। वे अपने नाना के घर पर होंगे, नाना की दया पर, उस नाना की दया पर जो स्वयं न जाने कब चल दे, जाने किस बात पर दर्द की छुरी उसकी बाईं पसलियों पर से ऊपर चले और सब कुछ काट कर रख दे। सहसा घनश्याम दास को लगा उनका रक्त ठंडा पड़ता जा रहा है। वे काफी डर गए हैं। दर्द की छुरी ने उन्हें बुरी तरह डरा रखा है और शायद उनमें यह साहस नहीं आ रहा कि छाती ठोक कर कहें, इंदु बेटी, जब तक मैं हूं तब तक तू क्यों घबराती है? कैसे कहेंगे वे? जिस व्यक्ति ने सारी उम्र कुर्सी पर बैठकर सरकारी नौकरी की हो, वह अब बुढ़ापे में कोका कोला की बोतलें बेचेगा, सिगरेट की डिब्बियां बेचेगा। और यह कौन सी आयु है उनकी दुकान पर बैठने की? आधा घंटा कहीं बैठ जाएं तो कमर दुखने लगती है, दिल धड़कने लगता है, सांस फूलने लगती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? उन्होंने सोचा कि इंदु ही नई शुरुआत करे। वह उनसे आयु में बहुत कम है, जवान है, जीवन में एडजस्ट कर सकती है। उसे तो भोगना पड़ेगा ही, वही क्यों ना नई शुरुआत करे। पर कैसे? उनकी आंखों के सामने कई धुंधले धुंधले चित्र उभरे, पर स्वयं ही एक एक कर उन्होंने सब हटा दिए। नहीं, वे अपनी बेटी को ऐसे किसी काम के लिए नहीं कह सकते। क्या इंदु का फिर से विवाह नहीं हो सकता? विवाह? विवाह तो बिट्टो का करना है। इंदु का विवाह कहां से होगा? बिट्टो अभी छोटी है, इंदु से अधिक पढ़ी लिखी है, देखने में सुंदर है, अच्छी नौकरी करती है। उसके विवाह में इतनी परेशानियां थीं, तो इंदु और उसके 3 बच्चे? नहीं, उन्होंने सिर झटका। कुछ नहीं, मुझे ही नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। बाप होकर उन्हें यह सब सोचना शोभा नहीं देता। परमेश्वरी, उन्होंने फिर ऊंची आवाज में पुकारा। तैयार हो? वे हिम्मत करके उठ खड़े हुए, हाथ में बड़ी दृढ़ता से छड़ी पकड़े, चेहरे की रेखाओं को सख्त बनाए वे बड़ी कठोर मुद्रा में खड़े थे। हाँ, वे फिर से नई शुरुआत का दम रखते हैं। आयु का क्या है? बात तो जीवट की है, और जीवट की उनमें कमी नहीं है। सहसा उनके चेहरे की सख्त रेखाओं के नीचे नीचे किसी शरारती हठीले बालक के समान एक परिहास सा तैर गया। दूसरों को तो भरमा लोगे, शायद इंदु को भी, पर स्वयं को धोखा कैसे दोगे घनश्याम दास? छड़ी पर उसके हाथों की पकड़ कुछ ढीली हो गई। छड़ी कुछ कुछ कांपने लगी थी।
कितना अच्छा होता यदि इंदु बेटी ही कुछ हिम्मत करे, उन्होंने सोचा। पर वे उसे कैसे कहें? उन्हें जोर की खांसी आ गई। वे खांस खांस कर दोहरे हो रहे थे और दर्द की छुरी उनकी बाईं ओर की पसलियों को खटखटाने लगी थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।